हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में डिटेल से शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में इससे डायरेक्टली एक दो प्रश्न जरूर ही आ जाते हैं। तो कम टू द पॉइंट। तो क्या कहता है, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? तो हम अपने भोजन के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होता है, या हमारे शरीर से जितना भी उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, उसी के सिस्टम को पूरे उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम वसा और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो ये दोनों बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और इसके ग्रहण करने के पश्चात उत्सर्जन के तौर पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, और इसके उत्सर्जन के तौर पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट उत्सर्जित होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो उपापचयी अपशिष्ट है, तो ये उपापचयी अपशिष्ट क्या है? उपापचयी अपशिष्ट क्या है? तो मेटाबॉलिक वेस्ट को ही उपापचयी अपशिष्ट कहा जाता है, यानी कि जो पचने के बाद बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक अपशिष्ट। तो अब हम बात करते हैं कि उत्सर्जन के आधार पर जो जीवधारी होते हैं, कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उत्सर्जन के आधार पर जो जीवधारी हैं, इसमें से पहला नाम किसका है? तो एमिनोटेलिक जो उत्सर्जन के तौर पर एमिनो एसिड को निकालते हैं, जो उत्सर्जन के तौर पर एमिनो एसिड को निकालते हैं, उसे एमिनोटेलिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सीपी और घोंघा। तो इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि एमिनोटेलिक का उदाहरण कौन सा है? तो सीपी या घोंघा। और एमिनोटेलिक जो है वो उत्सर्जन के तौर पर क्या निकालते हैं? तो एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है अमोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक क्या है? तो वैसे जीवधारी जो उत्सर्जन के तौर पर अमोनिया निकालते हैं, तो डायरेक्ट क्या निकाल रहा है? अमोनिया। तो उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक जीवधारी। तो ये जो अमोनिया निकालता है, उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये पानी में ही रहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मछली, झींगा, टैडपोल किसे कहते हैं? तो जो शिशु मेढक होता है उसे कहते हैं टैडपोल, या जलीय कीट पतंग। तो ये सभी जल में ही रहते हैं, और ये उत्सर्जन के तौर पर अमोनिया को निष्कासित करते हैं, और इसे कहा जाता है अमोनोटेलिक जीवधारी। तो नेक्स्ट क्या है? इसे कहते हैं यूरोटेलिक। तो यूरोटेलिक कौन होता है? जो उत्सर्जन के तौर पर डायरेक्ट यूरिया का निष्कासन करते हैं। किसका निष्कासन करते हैं? तो ये डायरेक्ट यूरिया का निष्कासन करते हैं, और इसे पानी की ज़रूरत अमोनोटेलिक की तुलना में कम होती है। तो अमोनोटेलिक की तुलना में यूरोटेलिक को पानी की ज़रूरत कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा? स्तनधारी, तो जितना भी मैमल्स हैं, उभयचर और वयस्क मेढक। और वयस्क मेढक क्या हो जाएगा? तो वयस्क मेढक हो जाएगा यूरोटेलिक। देखिए यहाँ पर जो टैडपोल है, शिशु मेढक जो है, वो हो जाएगा एमिनोटेलिक, और जो वयस्क मेढक है वो क्या हो जाएगा? यूरोटेलिक। नेक्स्ट, ये जो यूरिकोटेलिक जीवधारी है, ये क्या है? तो यूरिकोटेलिक जीवधारी जो है, ये उत्सर्जन के तौर पर डायरेक्ट यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं। तो यूरिकोटेलिक जो जीवधारी है, वो उत्सर्जन के तौर पर डायरेक्ट यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं, और इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, पानी की इसे बहुत कम ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सरीसृप, रेप्टाइल, तो और पक्षी, कछुआ और कुछ कीट पतंग। और जो यूरिकोटेलिक जीवधारी जो है, वो उत्सर्जन के तौर पर जो यूरिक अम्ल निकालता है, वो सेमी सॉलिड में होता है, या पेस्ट के रूप में होता है। सेमी सॉलिड या पेस्ट के रूप में होता है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो इसमें जो नेक्स्ट है, ये क्या हो जाएगा? तो उसके बाद हम बात करते हैं गुआनोटेलिक की। तो गुआनोटेलिक जीवधारी कौन है? तो जो उत्सर्जन के तौर पर डायरेक्ट गुआनिन को निकालते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? गुआनोटेलिक जीवधारी। उदाहरण के तौर पर कौन? मकड़ी। अब हम बात करते हैं कि मानव का जो उत्सर्जी अंग है, ये कितने प्रकार का है, या और कौन कौन सा है? तो मानव का जो उत्सर्जी अंग है, हम अगर उसके बारे में बात करें, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्वचा और फेफड़ा, यकृत, बड़ी आंत और वृक्क।
तो त्वचा से जो है क्या निकलता है, तो त्वचा से निकलेगा नाइट्रोजन और NaCl सोडियम। तो ये जो नमक है सोडियम यानी कि नमक, ये कम मात्रा में होता है ना। और ये जो फेफड़ा है, तो फेफड़ा से क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। लीवर से क्या निकलता है, तो लीवर जो है अर्निथिन चक्र में सहायता प्रदान करता है। अर्निथिन चक्र बोले तो लीवर का जो सेल्स होता है वो अधिक मात्रा के प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और भी अधिक प्रोटीन हुआ तो इसको डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं अर्निथिन चक्र। तो लीवर के सेल्स के द्वारा क्या होगा, अर्निथिन चक्र। नेक्स्ट, तो ये जो बड़ी आंत है, तो ये बड़ी आंत क्या करता है, तो ये अपशिष्ट मल को बाहर निकालता है। तो मानव का जो उत्सर्जी अंग है, इनमें से त्वचा, फेफड़ा, लीवर, बड़ी आंत, ये सब उत्सर्जी अंग कहलाता है। बोले तो ये सब उतना मेनली नहीं है, लेकिन ये सब उत्सर्जी अंग कहलाता है। लेकिन जो मेनली है वो क्या है, तो जो मेन है वो हो जाएगा ब्रिक, बोले तो किडनी। तो किडनी जो है मानव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो किडनी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल और भूरे कलर का होता है। लाल और भूरे कलर का मिक्स होता है, और ये सीम के बीज के आकार का होता है। सीम के बीज के आकार का होता है, और उसका जो डायामीटर है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर मोटाई होता है किडनी का डायामीटर। अब हम किडनी के कुछ जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको देखते हैं। क्या है कि ये जो है राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी। तो ये कहलाता है रेनल वेंस। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेनल वेंस, और ये रेनल आर्टरी। रेनल वेंस और रेनल आर्टरी कहलाएगा। और ये जो होता है ये कहलाएगा यूरेटर। ये होता है मूत्राशय, और ये क्या कहलाता है, यूरेथ्रा। तो हमारा जो किडनी है वो 10 से 12 लाख नेफ्रॉन से मिलकर के बना है। और ये जो ब्रिक नलिका होती है इसी को सामूहिक रूप पर क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोलते हैं। और इस 10 से 12 लाख नेफ्रॉन मिलाकर के हमारा किडनी बनता है। और किडनी का जो अध्ययन होता है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो किडनी का जो अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। तो अब हम नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो ये जो है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो नेफ्रॉन है, तो ये जो ऐसे करके बनाया गया है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और ये यहाँ पर जो तंतु नुमा जो संरचनाएं हैं वो उसे बोमेन संपुट कहा जाता है, बोमेन संपुट। और ये क्या होता है, ये कहलाता है प्रोमैक्सियल ट्यूब। ये कहलाएगा प्रोमैक्सियल ट्यूब। और ये कहलाएगा हेनले लूप। ये कहलाएगा डिस्टल ट्यूब। उसके बाद ये जितना भी पाइप टाइप का जो आकार बना हुआ है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कलेक्टिव डक्ट। क्या कहेंगे, कलेक्टिव डक्ट। और नेफ्रॉन जो होता है ये 2 भागों में बटा होता है। एक तो होता है ग्लोमेरुलस कोशिका में, और एक होता है ब्रिक नलिका में। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रेनल ट्यूब। तो ब्रिक नलिका या रेनल ट्यूब, ब्रिक नलिका या रेनल ट्यूब। तो ब्रिक नलिका या रेनल ट्यूब। तो क्या है कि ये जो रेनल ट्यूब होता है कितने भागों में बटा होता है, तो इसको हम पहले देख चुके हैं कि ये बोमेन संपुट, प्रोमैक्सियल ट्यूब, हेनले लूप, डिस्टल ट्यूब और कलेक्टिव डक्ट में ये बटा होता है। तो नेफ्रॉन जो है यानी कि नेफ्रॉन की कितनी क्रियाएं होती हैं, अर्थात हमारा जो किडनी है जो कि मूत्र का निर्माण करता है, तो उसमें कितनी क्रियाएं होती है और उसके पश्चात ही मूत्र का निर्माण करता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती है। इसको हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, SUR करके भी इसको याद कर सकते हैं। तो S का मतलब होता है सेक्रेशन, बोले तो श्रावण करता है। और U का मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बोले तो परानिस्यंदन। और R का मतलब होता है रीएब्जॉर्प्शन, बोले तो पुनः अवशोषण। तो इन तीनों क्रिया के फलस्वरूप जो है मूत्र का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये मूत्र निर्माण के दौरान हार्मोन का क्या प्रभाव होता है। तो मूत्र निर्माण के दौरान हार्मोन का क्या प्रभाव होता है, तो देखते हैं इसको हम। तो एक नंबर पे क्या है कि वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन को ADH हार्मोन भी कहा जाता है।
तो वेसोप्रेसिन हार्मोन को और क्या कहा जाता है, तो जो वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है ना, इसको एडीएच हार्मोन भी कहा जाता है। और ये निकलता है कहाँ से, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और वेसोप्रेसिन हार्मोन का काम क्या है कि यह मूत्र की मात्रा पर नियंत्रण स्थापित करता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो मूत्र की मात्रा पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो क्या है कि अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, विटामिन सी और अल्कोहल, अधिक मात्रा में क्या, चाय, कॉफ़ी, विटामिन सी और अल्कोहल, इसकी मात्रा अधिक करने पर क्या होता है कि वेसोप्रेसिन की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है। अर्थात इन सभी चीज़ों के अधिक सेवन से क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से वेसोप्रेसिन कम रिलीज होता है। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है कि वेसोप्रेसिन कम रिलीज होता है और वेसोप्रेसिन कम रिलीज होता है और मूत्र का निर्माण हमारे बॉडी में अधिक होता है। और मूत्र का निर्माण हमारे बॉडी में अधिक होता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायबिटिक इंसिपिड्स। इसे क्या कहते हैं, डायबिटिक इंसिपिड्स। अर्थात अगर हम इन सभी चीज़ों का सेवन अधिक कर देते हैं तो वेसोप्रेसिन कम हो जाता है, मूत्र का निर्माण अधिक हो जाता है और पानी की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, डायबिटिक इंसिपिड्स। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि तंबाकू या निकोटिन अधिक लेने से क्या होता है। तो अगर हम तंबाकू या निकोटिन अधिक मात्रा में लेते हैं तो इससे क्या होता है कि वेसोप्रेसिन की भी मात्रा बढ़ेगी। और अगर वेसोप्रेसिन की मात्रा बढ़ी तो मूत्र का निर्माण कम होगा और इसके कारण हमारे बॉडी में पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी। अर्थात हमारे बॉडी में पानी के कारण सूजन हो जाएगा। तो ये तो वेसोप्रेसिन हार्मोन की बात है। और इसके बाद हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं, ये कौन हो जाएगा, तो दूसरा नंबर पर है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, जिसे हम अधिवृक्क बोलते हैं, है ना। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि यह मूत्र में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा का निर्धारण करता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है कि मूत्र में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा का निर्धारण कर रहा है। एस से सोडियम, पी से पोटेशियम। तो यहाँ पर जो है हम SP क्यों लिखे हैं, हम जानते हैं कि सोडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N, है ना। सोडियम का जो है N फॉर्मूला होता है, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो SP जो वर्ड है जल्दी याद होता है। तो SP जो है S से क्या हो जाएगा सोडियम और P से क्या हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मूत्र का जो रासायनिक संगठन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो मूत्र का जो रासायनिक संगठन है हम देखते हैं। तो जो जल होता है H2O, तो जो जल होता है H2O कितना होता है, तो जो जल होता है H2O 95 से लेकर के 96% जल होता है। कितना, तो 95 से लेकर के 96% जल होता है। यूरिया 1.9 से 2% यूरिया से बना होता है। और वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है 1 से 3% और यूरिक अम्ल की जो मात्रा है 0.05% हमारे मूत्र में होती है। और इसके अलावा जो अकार्बनिक तत्व है वो क्या क्या होता है हमारे मूत्र में, तो इसमें हो जाता है क्या, तो इसमें हो जाएगा ना, इसमें हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो ये हमारे मूत्र में ये सब अकार्बनिक तत्व भी मौजूद होते हैं, है ना। और इसके अलावा हमारे मूत्र में विटामिन B और विटामिन C भी होते हैं। तो विटामिन C जो होते हैं वो हमारे मूत्र में मेनली होते हैं और सब के रूप में विटामिन B होते हैं। और इसके अलावा अमोनिया, अमीनो एसिड और क्रिएटिनिन, ये सब हमारे मूत्र में होते हैं। और गर्भवती महिलाओं के मूत्र में सर्वाधिक क्या होता है, तो क्रिएटिनिन होते हैं। तो हमारे मूत्र में बस इतना ही चीज़ होता है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि ये जो यूरोक्रोम है, तो यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र का रंग पीला हो जाता है। यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र का रंग पीला हो जाता है। यूरिनोड के कारण ही हमारा मूत्र विशेष गंध प्रदान करता है ना। तो बीमार होने पर मूत्र में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो बीमार होने से मूत्र में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। उपवास करने से मूत्र में सर्वाधिक एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। उपवास करने से मूत्र में एसीटोन की मात्रा बढ़ेगी। डायबिटीज़ अधिक होने से हमारे मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। और पीलिया हो जाने पर, पीलिया को जॉन्डिस भी कहते हैं या कामला भी कहते हैं ना, पीलिया, कामला चाहे जॉन्डिस जो है, इसकी स्थिति में हमारे मूत्र में बाइल यानी कि पित्त की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। तो 24 घंटे में लगभग 1000 ml से लेकर के 1800 ml
मूत्र का निर्माण हमारे बॉडी में होता है। और इस प्रकार हमारे प्रतिदिन जो है 20 से 30 ग्राम यूरिया हम निष्कासित करते हैं, है ना, मूत्र के द्वारा। और ये जो है तो हमारे मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो हमारे मूत्र का जो नॉर्मली पीएच मान होता है वो 6.7 होता है। कितना, तो 6.7 होता है। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं उनके मूत्र का जो पीएच मान है वो 6 से लेकर के 7 तक के बीच में होते हैं। 6 से लेकर के 7 तक उनका पीएच मान होता है। अर्थात जो शाकाहारी होते हैं उनका जो मूत्र होता है वो अम्लीय होता है। और जो मांसाहारी होते हैं उनके मूत्र का पीएच मान 7 से लेकर के 8 तक, 7 से 8% तक होता है। बोले तो इन जो मांसाहारी होते हैं उनके मूत्र जो होता है वो क्षारीय हो जाता है। तो शाकाहारी जो हैं उनके मूत्र में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, और जो मांसाहारी होते हैं उनके मूत्र में क्षार की मात्रा सर्वाधिक होगी। तो अब हम उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख बीमारियां होती है हम उन सभी को देखते हैं। तो क्या कहता है कि प्रमुख बीमारियां, है ना, तो प्रमुख बीमारियों में क्या है, हम सबसे पहली बात करते हैं यूरीमिया। तो यूरीमिया बीमारी क्या है, तो जो जब किडनी खराब हो जाती है और हमारे मूत्र का फिल्टर नहीं कर पाती है किडनी, हमारे ब्लड का फिल्टर किडनी नहीं कर पाती है, तो इससे क्या होता है कि हमारे मूत्र में किडनी जो है जब खराब हो जाती है तो वो ब्लड का फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डायलाइजर मशीन का उपयोग किया जाता है। किसका, तो डायलाइजर मशीन का उपयोग किया जाता है। और डायलाइजर मशीन को लगाने में जो प्रक्रिया यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डायलिसिस, है ना। तो डायलिसिस, अगर ये जो डायलाइजर मशीन लगाया जाता है यानी कि जो डायलिसिस होता है, अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसके पश्चात जो है किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है ना। तो यूरीमिया बीमारी क्या होता है, तो यूरीमिया बीमारी किडनी खराब और ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है तो हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, डायलाइजर मशीन का उपयोग होता है। उसके बाद अगर ये सफल नहीं हुआ तो किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। और इस प्रकार हमारे बॉडी में कुल 3 किडनी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो जो पुराना किडनी होता है, ख़राब किडनी, उसको बाहर निकाल लिया जाता है, नहीं, पुराना किडनी उसके शरीर में ही रहता है और जो नया किडनी उसके शरीर में लगाया जाता है वो भी उस रहता है। तो इस प्रकार उस मरीज़ के शरीर में कुल 3 किडनियाँ हो जाती है ना। और उसके पश्चात बीमारियों में जो दूसरा नंबर पर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे कीटोन्यूरिया। तो कीटोन्यूरिया जो बीमारी है इसमें क्या होता है कि मूत्र के साथ जब प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोन्यूरिया। तो मूत्र के साथ जब प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कीटोन्यूरिया। और ऐसा क्यों होता है, तो अधिक दिन तक उपवास करने से ऐसा होता है, अधिक दिन तक उपवास करने से ऐसा होता है। और हम फिर बात करते हैं गाउट या गठिया। तो ये क्या होता है कि हमारे ब्लड में जब यूरिक अम्ल बढ़ जाए, हमारे ब्लड में जब क्या हो कि यूरिक अम्ल बढ़ जाए तो हमारा जो गांठ होता है साइनोवियल फ्लूइड, तो वहाँ पर भी यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसके कारण जो है तीव्र दर्द का अनुभव होता है। और गाउट या गठिया में तीव्र दर्द किस प्रकार होता है कि अगर किसी रोगी के शरीर में शीशे को चूर्ण करके मिला दिया जाए तो उसके पश्चात जो उसके हड्डी में जो दर्द होता है उसी प्रकार का दर्द गाउट या गठिया रोग में होता है। तो कहाँ होता है, तो ये मेनली साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। उसके हम बात करते हैं, एक बीमारी और होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हीमोटूरिया। उसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं हीमोटूरिया। तो ये हेमेटूरिया बीमारी क्या है कि अगर मूत्र में ब्लड की मात्रा बढ़ जाए, क्या, तो मूत्र में अगर ब्लड की मात्रा बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे हीमोटूरिया। और ऐसे इसमें होता है क्या है कि किडनी या मूत्र नलिका में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी या मूत्र नलिका में इन्फेक्शन के कारण हीमोटूरिया होता है। तो फिर इसका नेक्स्ट क्या है, स्टोन या पथरी। तो ये होता क्यों है, तो अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाए, क्या, तो हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाए तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी किडनी में जमा हो जाता है। तो इसके पश्चात ये जो है कैल्शियम ऑक्सलेट जो है हमारी किडनी में जमा हो जाता है और यही पथरी का रूप धारण कर लेता है या स्टोन का रूप धारण कर लेता है। तो ये पथरी या जो स्टोन है इसका इलाज क्या है, तो पथरी या स्टोन का जो इलाज है उसको बोलते हैं लिथोट्रोप्सी विधि। तो इसका इलाज क्या है, तो लिथोट्रोप्सी विधि के द्वारा पथरी का इलाज किया जाता है।
और इसमें पराश्रव्य तरंगों का यूज होता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। इसमें पराश्रव्य तरंग या अल्ट्रासाउंड का इसमें यूज किया जाता है। तो बस इतना ही है ना। तो उत्सर्जन तंत्र में बस इतना में ही सब इसका सब टॉपिक ख़त्म हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुआ तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार इस चैनल पर डालते रहें। धन्यवाद।